हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मई 25 के एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये एक लॉन्ग जर्नी जो आपने आपकी रही पहले एग्जाम से लेकर लास्ट एग्जाम तक, स्पेशली क्योंकि आपके एग्जाम बीच में पोस्टपोन हुए, तो मैं समझ सकता हूं कि ये जो दिन होते हैं यहां पर हम चाहते हैं कि यार अब ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, बस पेपर जल्दी खत्म हो जाए। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप फ्री हो चुके हैं एंड यू डिजर्व अ लिटिल बिट ब्रेक ऑफ मिनिमम ऑफ 7 days। अब इस ब्रेक के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए। अगर मन लगे या फिर अगर थोड़ा सा टाइम हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। एडवांस अकाउंट्स का पेपर रिव्यू डाल रहा हूं, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर कहां कहां से बना था। ये पेपर रिव्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, नेक्स्ट अटेम्प्ट जिनका है। एट द सेम टाइम जो बच्चे एग्जाम्स दे चुके हैं, अब वो आराम से बिना चिंता के अपना ये पेपर का रिव्यू देख सकते हैं। मैं आपको इसमें एमसीक्यूज के भी आंसर बताऊंगा कि एमसीक्यू में कौन कौन से आंसर्स रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उनके भी आंसर्स, मोटा मोटी आंसर्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है और ये क्वेश्चंस कहां कहां से आए थे ये भी बताऊंगा। और साथ साथ अगले अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट की और हमें क्या लगता है कि किस तरीके से पेपर बन सकता है, मॉडरेट बनेगा, लेंदी बनेगा, इजी बनेगा, ये सारी बातें इस पेपर रिव्यू में होंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एक ओवरऑल समरी एनालिसिस करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा वीडियो अगर आपने पहले देखा हो, मेरा पेपर का एनालिसिस देखा हो, तो मैं पहले से आपको कह रहा था कि बेटा कैश फ्लो, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, ये 3 टॉपिक में से 35 मार्क्स का आ रहा है। और इस अटेम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ। कैश फ्लो में से आया, बिल्कुल आया। ठीक है, मैंने यहां पर गलती से ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आया 7 मार्क्स का। अमेलगमेशन 14 मार्क्स का आया, जिसमें सरप्राइजिंगली इस बार रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री सारी की सारी ट्रांसफरर बुक्स की करने को बोली थी। और कंसोलिडेशन में भी सरप्राइजिंगली इस बार पी&एल आया, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया था। चलो राहत है, शायद अगले 2 अटेम्प्ट तक ना आए। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व का एक पर्टिकुलर 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन था, एट द सेम टाइम थोड़ा सा एम्बिग्यूअस भी था। ठीक है, तो 35 मार्क्स का पेपर इनमें से बनता आ रहा है हर अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में भी बना। बाकी बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बहुत इजी क्वेश्चन आया यार, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी। 14 मार्क्स फ्री के थे, लिजिटली फ्री के मार्क्स थे। एएस 7 मार्क्स का आया, प्लस एमसीक्यू में भी 6 मार्क्स का आया। एएस 13 से पूछा गया, इसके अलावा एएस 25 से पूछा गया। इसके अलावा और क्या क्या आया, हाँ एक थ्योरी, जो कि इंस्टीट्यूट का मानना है कि भैया एक थ्योरी तो हम डालेंगे, व्हाट इज एएस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस ऑफ एएस वगैरह आया। एएस 28 में आया, एएस 28 और एएस की थ्योरी आई। एएस 28 का बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत इजी था। और ब्रांच का भी बहुत, फाइनल अकाउंट सिस्टम, बहुत इजी क्वेश्चन आया। मैं एक वर्ड में अगर बोलूं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी 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 इजी पेपर। हो सकता है यहां पर बच्चे मुझे गालियां दे, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसोलिडेशन के कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व के क्वेश्चन को छोड़ दें तो बच्चों मैक्सिमम पेपर आपके मॉड्यूल से आया है। और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने अपनी बुक में भी कवर किए थे, आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करें तो जो कोर चैप्टर्स होते हैं, फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल, बायबैक और ब्रांच, इनमें से मोटा मोटी 24 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में आया और एमसीक्यू में लगभग लगभग 10 मार्क्स आया, लगभग 34। और इनका रेंज यही रहता है, पूरे पेपर में लगभग 24-25 मार्क्स का पेपर आपके इन कोर चैप्टर से बनता है, अदर देन कैश फ्लो, अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन। और लगभग 10 मार्क का एमसीक्यू का बनता ही बनता है। अगर अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो की बात करें तो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आया, एमसीक्यू कुछ भी नहीं आया। और अगर बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो कि अदर देन अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो, तो वो 29 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 20 मार्क्स का एमसीक्यू, मतलब अप्रॉक्स 49-50 मार्क्स का पेपर एएस में से बना। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन और कैश फ्लो छोड़कर उसको अगर मैं मिला दूं तो 49 प्लस 35, 84 मार्क्स का पेपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया है। ठीक है, ये डिटेल एनालिसिस यहां पर मैंने कर रखा है। यहां पर मैंने एमसीक्यू भी निकाल के रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से कैसे कैसे एमसीक्यू बने। जैसा पहला वाला एमसीक्यू था, अच्छा एमसीक्यू के जो क्वेश्चन नंबरिंग होती है वो शफलिंग की हुई होती है। तो जो सेट मेरे पास आया उस सेट के अकॉर्डिंग पहला एमसीक्यू, पहला केस सिनेरियो एएस 7 का था। एएस 7 पे 3 क्वेश्चन थे, फिर कुछ जनरल एमसीक्यूज थे सिंगल सिंगल, फिर केस सिनेरियो 2 में भी अलग अलग जगह से था, और केस सिनेरियो 3 में बायबैक और रिडम्पशन था। अब मैं आपको एक एक करके आंसर देते जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू की बात करें तो जो पहला वाला एमसीक्यू था एएस 7 वाला,
उसके करेक्ट आंसर क्या है जी? मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों, ऐसा काहे को, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पर वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा बी। फिर जहां पर वो पूछ रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, दैट वुड बी आंसर ए, 2.35 करोड़। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पूछ रहा है ईच ईयर का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी आंसर यहां पर दिए हैं वो मैंने अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग दिए। हाँ ये बात है कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में कैलकुलेशन करके बस वीडियो बनाने के चक्कर में दिया है। हो सकता है एक आध ऑप्शन गलत हो सकता है, चांसेस है 99.99% गलत नहीं होगा, बट मैं भगवान नहीं हूं, तो हो सकता है कि मेरा भी एक आध कोई गलत हो जाए, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में आके। फिर बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 था, एमसीक्यू 4 था, ये सिंगल एमसीक्यू था, एएस 10 में से पूछा गया। इसका आंसर होगा डी। मतलब वो बता रहा था कि भाई जो मशीन है वो बेकार चली गई, अब मैं खरीदूंगा नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं राइट ऑफ करूंगा 1.75 पीएनडल में, पर मुझे पेमेंट भी करना पड़ेगा स्क्रैप के बाद। ठीक है, तो एएस 10 का जो एमसीक्यू था उसका होगा डी। उसके बाद अगर बात करें एएस 26 का अच्छा एमसीक्यू आया था, कंपैरेटिवली अच्छा एमसीक्यू आया था, मुझे ये एमसीक्यू बहुत अच्छा लगा, जो नया नयापन था इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, 12.5 यहां पर किया जाएगा, और उसमें भी 2.5 का अमोर्टाइजेशन। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे कंपैरेटिवली फिर भी ठीक लगा, सही लगा एमसीक्यू। फिर केस सिनेरियो 2 था आपका, जिसमें अलग अलग एएस में से पूछे गए थे, जिसमें अपन बात करें तो जो पहला एमसीक्यू था वो एएस 9 पर पूछा गया था, जिसका आंसर है सी। फिर उसके बाद एएस 13 पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर है सी अगेन। फिर एएस 11 में से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्सचेंज गेन होगा, आंसर है ए, 250 का पीएनडल में जाएगा। और एएस 24 से आया था, इसमें डेट पूछी गई थी कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या माना जाएगा, ऊपर आप केस पढ़ोगे तो उस हिसाब से 10 मार्च, मतलब आंसर है डी के क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर बात करें अगेन एक सिंगल एमसीक्यू था एएस 19 का, सेल एंड लीजबैक का, बहुत इजी, तो ये उन्होंने पूछा एएस, ये इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। फिर उसके बाद अच्छा यहां पर ना एएस 24 से पूछा गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एएस 24 को बेचारे को इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता, इवन हम टीचर लोग भी बहुत कम देते हैं देखा जाए तो इसमें से एमसीक्यू आया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो केस सिनेरियो सी था, मुझे पर्सनली अच्छा लगा केस सिनेरियो सी, आई पर्सनली लाइक्ड दिस केस। इसमें थोड़ा टाइम बच्चों का लगा होगा मुझे लगता है, बायबैक और रिडम्पशन में। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, 11 नंबर का क्वेश्चन था जो एमसीक्यू, उसका आंसर है बी, 330 लाख, और 12 नंबर का जो था उसका आंसर है ए, 56.4 लाख, जहां पर वो पूछ रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस बताइए। फिर वो पूछ रहा है कि भाई बैलेंस ऑफ रिजर्व्स कितना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को छोड़कर, आंसर होगा सी, जो कि जनरल रिजर्व होगा 323 और सिक्योरिटी पेमेंट 15.6। इसके अलावा सिंगल एमसीक्यू आया था अगेन 14 नंबर का, ये 2 मार्क्स का, शेड्यूल 3 के ऊपर, बहुत इजी था, आंसर इज डी, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव दिखाएंगे। और लास्ट एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर सिर्फ एमसीक्यू आया, इस बार कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं आया, उसका आंसर होगा ए, विच इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1500 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500। तो इस तरीके से ये थे आपके एमसीक्यूज के आंसर्स। ठीक है, ये आंसर्स मैंने जानबूझ के पहले रिवील नहीं किए, मैं सच बताऊं तो मैंने खुद ही इसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि पेपर के दिन यार आंसर आप दे दो तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। पहले ही पेपर के बाद ना बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, भले कितना भी पेपर अच्छा गया हो, तो मुझे लगा कि ये आंसर उस टाइम पे देना सही नहीं रहेगा। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके इसमें एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया है तो मुझे प्लीज आप कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की। मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो होता है वो टोटल 84 मार्क्स का आता है, जिसमें आप एक क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ दें तो आपको 70 मार्क्स का करना होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि डिस्क्रिप्टिव कहां कहां से आया। मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भाई साहब इस बार 20 मार्क्स का पूछा गया, 2 मार्क का एमसीक्यू वो शेड्यूल 3 वाला, और 14 + 4 18 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको कहा भी था कि अगली बार का प्रेडिक्शन क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू कम इन सितंबर 25 अटेम्प्ट। सितंबर 25 में मुझे लगता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा जाएगा 14 मार्क का या मिनिमम 10 मार्क का। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर पूछा भी क्या तो 4-5 मार्क का कोई छोटा क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो अगेन एमसीक्यू में रखेगा बस। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लेना सितंबर वालों, बहुत जरूरी है, मुझे तो लगता है कि बहुत हाई चांसेस है। दूसरा, इन्होंने बायबैक से डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं दिया, बायबैक से इस बार एमसीक्यू में आया, मुझे लगता है कि बायबैक डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है सितंबर में, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांच की बात करें, मैं अभी आपको बताऊंगा ब्रांच, उन्होंने अगेन
अभी तक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड नहीं दिया है और डेटर्स मेथड नहीं दिया है। सितंबर वालों ब्रांच अकाउंट्स में स्टॉक एंड डेटर्स या डेटर्स मेथड करके जाना बहुत अच्छे से, क्योंकि इस बार भी उन्होंने फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस दे दिया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मई 24 में इन्होंने फॉरेन ब्रांच दिया था, सितंबर 24 में इन्होंने फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी मेथड दिया था जो इस बार उन्होंने वापस दे दिया, और जनवरी 25 में इन्होंने इंडिपेंडेंट ब्रांच की जर्नल एंट्री दे दी जो कि बहुत इजी था, और मई 25 में अगेन उन्होंने ब्रांच का फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी दे दिया। अभी तक ब्रांच बहुत इजी आ रहा है। अगले सितंबर 25 में मुझे लगता है या तो फॉरेन ब्रांच या तो स्टॉक एंड डेटर्स या तो डेटर्स। स्टॉक एंड डेटर्स दोनों करने पड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अच्छा खासा आया, तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है एएस के ऊपर, वो क्वेश्चन नंबर 10 एएस 10 के ऊपर था, और ये क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 16 को मर्ज करके दिया गया है। इसमें क्या किया है मैं आपको दिखाऊं। हमारी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2 सेटअप कॉस्ट, रेंट, रिमूवल ये कैपिटलाइज होंगे कि नहीं, और 16 नंबर पूरा का पूरा एज इट इज कि भाई एक लैंड खरीद रहे हैं, उसके बाद हम उसका जीएसटी भर रहे हैं, मटेरियल कुछ स्क्रैप किया है, स्टैंप ड्यूटी पे किया है, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड। अब भले मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक से दिखा रहा हूं पर स्टडी मॉड्यूल का था, तो ये देखिए एसएम, ये एसएम का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप देखें तो ये एसएम का क्वेश्चन था, 2 और 16 मिलाकर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, एएस 10 से पूछा गया था, तो वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और हमारी बुक से था। तो अगर बात करें तो इसमें इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई ये जो ऊपर की 3 कॉस्ट है, सेटअप, रेंट और रिमूवल कॉस्ट, ये कैपिटलाइज होंगे कि नहीं, द आंसर इज नो। और दूसरा कि लैंड की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो लैंड की कॉस्ट इतनी होगी। कैसे मैंने निकाला वो आप मुझसे डिटेल वर्किंग मत पूछेगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, फिर था आपका एएस 13 का क्वेश्चन, डिट्टो हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 204। हमारी जो क्वेश्चन बैंक रही, अगर मैं बात करूं एएस 13, तो उसका क्वेश्चन नंबर 204 में अगर आपको दिखाऊं, डिट्टो, सिर्फ नाम चेंज, सब कुछ वही एज इट इज, बिल्कुल लाइन टू लाइन। राइट इशू परचेज किया है, फिर राइट इशू, फिर बोनस इशू, फिर डिविडेंड, एज इट इज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो टोटल गेन रहेगा वो 171,465 होना चाहिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही है 11.09। जो डिविडेंड मिलेगा 30,000 का, वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन है, इसलिए वो पीएनएल में जाएगा। और यहाँ पर जो राइट इशू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, उसका जो अमाउंट आएगा 27,000, वो भी पीएनएल में जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो आपका अपनी ये जो किताब है क्वेश्चन बैंक है इसमें से आया। हालांकि ये भी क्वेश्चन एसएम का ही था। ठीक है, चलिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए जी, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, ये हो गए आपके कंपलसरी। एक बात मैंने इस बार ध्यान दी कि इंस्टीट्यूट कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। जनवरी 25 में 3 पूछे थे, सितंबर में 3 पूछे थे, मई में 2 पूछे थे। मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी 2 पूछेंगे कभी 3 पूछेंगे। ठीक है, चलो जी। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन था, निहायती इजी क्वेश्चन, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी। और ये हमारी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3B करके था, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3B बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहां पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है, बाकी सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करना है, बाकी एज इट इज। इवन इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि भाई फिक्स्ड डिपॉजिट्स है वो करंट एसेट्स में जाएगा क्योंकि 9 मंथ्स का है, इन्होंने वो पॉइंट यहां से हटा दिया। एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। बस उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट यहां पर अगर बात करें, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट हटाकर उन्होंने वो फॉरफिट वाला पॉइंट डाल दिया कि एक शेयर होल्डर जिसने पूरे पैसे नहीं दिए उसको फॉरफिट करके, शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिया। सिंपल सा पॉइंट डाल दिया। अगर इसका आंसर मुझसे पूछेंगे तो मैंने यहां पर लिख के रखा है कि कौन कौन सा आइटम किस किस हेड में जाएगा। ठीक है, किस किस हेड में जाएगा, और 3,000 का कैपिटल सब निकलेगा। ये वाली चीज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगी क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर बाद में हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद। तो इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना डरना नहीं है बच्चों। आप कहीं से भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ब्रांच, आप ये 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा डर रहे हो। मैं आपको बताऊं, ब्रांच का क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स का आता है, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांस है कि वो बहुत इजी क्वेश्चन देंगे। आपको बहुत डर लगता है कि अरे यार ब्रांच ब्रांच ब्रांच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बहुत डर लगता है, पर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कोई ज्यादा बड़े लेवल के नहीं आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारी क्वेश्चन बैंक का, जैसा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3A, क्वेश्चन नंबर 3A 7 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ऑलमोस्ट हमारी किताब का जो क्वेश्चन नंबर 304A है उससे सिमिलर कर रहा है।
हालांकि इसमें कोई बड़े एडजस्टमेंट नहीं थे बच्चों, सिर्फ एक टैक्स का अच्छा एडजस्टमेंट था जिसमें वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है उसको हटाना था। भाई टैक्स एक्सपेंस बता रहा है कि 15,000 का है, उसमें लाइबिलिटी शामिल है 6,000 की, उसको छोड़ दो तो बाकी का पीएनएल से आपने 9,000 का टैक्स प्रोविजन बनाया होगा जो कि पे किया होगा आपने फिर 4,000। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। बाकी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें एक डेप्रिसिएशन और फर्नीचर का था, वो फर्नीचर अकाउंट मैंने आपको यहां बना के दिया है जहां पर आपका ये परचेज का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,49,000। बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक का 304A, मैं दिखा देता हूं 304A के जैसा था। यहां पर भी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक टैक्स का इंपैक्ट था, डिटेल नहीं था इसमें, और एक डेप्रिसिएशन और ये फर्नीचर और व्हीकल का एडजस्टमेंट था जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ है। तो लगभग सिमिलर क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ नहीं था। कैश फ्लो के क्वेश्चंस पिछले 4 अटेम्प्ट में जब से न्यू सिलेबस आया है 7 मार्क्स का आ रहा है, और बिलीव मी और नॉट बहुत हाई स्कोरिंग, बहुत सिंपल आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कैश फ्लो के बाद इसकी का बी नंबर पॉइंट। अरे बाप रे, बिल्कुल कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन, कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका AS25 का। यस, ये AS25 था। दिखने में कुछ बच्चों को टफ लगा होगा जिन्होंने AS25 नहीं पढ़ा होगा। अगर मैं आपको मेरी क्वेश्चन बैंक दिखाऊं एज इट इज बिल्कुल, और ये देखिए SM लिखा है, मतलब मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, वही सेम 6 के 6 पॉइंट, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, इवन ग्रामर भी वही, सिर्फ फिगर चेंज किए, सिंपल कंप्लीटली। इसका मैंने क्यूआर भी डाल के रखा है कि अगर मान लो कोई बच्चा लास्ट मोमेंट पे वीडियो देखना चाहता है इस क्वेश्चन का, नहीं समझ में आ रहा है तो वो दिया है। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया AS25 से, मैं बोलूंगा कि यस ये तगड़ा क्वेश्चन था, ये देना चाहिए था। ये क्वेश्चंस देकर मैं बोलूंगा कि पेपर इजी से थोड़ा सा ऊपर का लेवल कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 9.5, ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद इसका आंसर 9.5 का प्रॉफिट रहेगा। ये आपका कौन सा क्वार्टर है? थर्ड क्वार्टर है। ठीक है, फिर बात करते हैं अमेलगमेशन। अमेलगमेशन क्वेश्चन नंबर 401 करके है, ये भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है जो कि हमारी क्वेश्चन बैंक में भी है। 401 मैं आपको दिखा देता हूं। 401 ऑलमोस्ट उसके सिमिलर था, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट सेम था, सिमिलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर देखो जो अच्छी पॉइंट थी वो कौन सी थी, अच्छी पॉइंट थी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड। तो यहां पर एक ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड करके एक एडजस्टमेंट रहता है, लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन था, लगभग लगभग लगभग। तो यहां मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर क्या था सर, तो पीसी रहेगा सर 16,85,000। ठीक है, इसमें कौन से पॉइंट अच्छे थे जो मैंने ये सर्किल करके रखे हैं। ये फर्नीचर का पॉइंट, फर्नीचर बेच रहे हैं, पहले तो बोल रहा है कि साला वो सारे एसेट ले जा रहे हैं कैश को छोड़कर, फिर नीचे बोल रहा है कि फर्नीचर भी बेच रहे हैं, मतलब फर्नीचर भी नहीं लेके जा रहे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, और लिक्विडेशन एक्सपेंस पहले बोल रहा है कि हम खुद करेंगे, फिर बोल रहा है कि हमें रीइंबर्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका नील इफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इसमें पीसी 16.85 रहेगा। इसके अलावा रियलाइजेशन मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत जल्दी में बनाया ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। ठीक है, रहा नहीं जा रहा वाला फीलिंग आ रहा था, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बहुत जल्दी में बनाया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम 99% श्योर कि गेन यही आना चाहिए, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो अमेलगमेशन का क्वेश्चन था, दिस वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अवर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 401। उसमें भी वही रियलाइजेशन अकाउंट, हर एक प्रेफरेंशियल के ऊपर कितना कैश मिलेगा और कितने शेयर मिलेंगे, इक्विटी को भी कितना कैश मिलेगा, कितने शेयर मिलेंगे, एक्सपेंस वो रीइंबर्स करेगा, मैक्सिमम पोर्शन वैसा ही था, लगभग लगभग, मतलब 90% क्वेश्चन वही था, 401 के जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन था आपका कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन में 2 क्वेश्चन आ गए, उसमें था आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल, डिट्टो सेम टू सेम 402B। कंसोलिडेट का क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक 402B करके वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं इसको एग्जाम मार्क करवाता हूं बच्चों को। 402B डिट्टो बेटा, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन, वही डिविडेंड का एडजस्टमेंट और दुनिया भर की चीजें। तो वो क्वेश्चन था, बहुत अप्रोचेबल था। मैंने देखा है आमतौर पर बच्चे कंसोलिडेट पीएनएल से डरते हैं, और वो डर की वजह से शायद ये बच्चे क्वेश्चन कंसोलिडेशन का छोड़ के आए होंगे, बट ये बहुत स्कोरिंग था। अगला क्वेश्चन 4 मार्क का था, दैट वाज अ कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा सर तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये यहां हमारी बुक का ये, हमारी बुक का ये। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन हमारी किसी की बुक का नहीं था, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी एम्बिग्विटी भी थी, केस 1 और केस 2 को पढ़कर समझ में आ जाएगा, एम्बिग्विटी थी। इसको मैंने अपनी क्लास में सॉल्व भी करवाया है कुछ अजम्पशंस के साथ। यस, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है कुछ अजम्पशंस के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे मुझसे इसका सॉल्यूशन मांगेंगे, तो मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है, कुछ असम्पशंस के साथ सॉल्व करवाया है। और जस्ट अ मिनट,
हाँ, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया है। आप बोलोगे तो आप इसको काम करना, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने ये सॉल्व करवाया है, मैंने कुछ अजम्पशंस यहां पर लिए हैं, ठीक है। और केस 1 जो पूछा था उसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, जो केस 2 पूछा है उसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। कुछ एम्बिग्विटी है बट इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा एम्बिग्विटी, या तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली एम्बिग्विटी ये है कि जो डिविडेंड है वो एक्चुअल में प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, पर उन्होंने केस 1 में बोला कि नहीं आप अज्यूम करो कि वो पोस्ट में से दिया है और उसको पोस्ट मान लो। उन्होंने पोस्ट में से दिया है बस ये मान लो, और दूसरे केस में बोला कि नहीं नहीं प्री में से दिया है। तो दोनों के हिसाब से हमें ये डिविडेंड का क्वेश्चन सॉल्व करना था, बाकी और कुछ नहीं था। पर हाँ, इस क्वेश्चन ने बच्चों को परेशान किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, और ये नया क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें चॉइस थी, ए के अंदर चॉइस थी कि आप या तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन कर दो, सिंपल व्हाट इज एएस एंड एडवांटेजेस, या तो एएस 28 का क्वेश्चन था, जो कि ये भी देखा जाए तो नया क्वेश्चन था, पर कोई नयापन था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आपको सबसे पहले एक असेट दी हुई है, 6 साल का लाइफ है, डेप्रिसिएशन लगा लो, फिर आगे 3 साल बाद उसकी कैरिंग अमाउंट जितनी बच रही है उसको रिवैल्यू कर दो 36 लाख पर, रिवैल्यूएशन गेन 6 लाख आ गया, तो एक्सिस डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से डायरेक्टली जनरल में डालोगे, फिर आपका डेप्रिसिएशन आगे बदलेगा, फिर आप आगे चल के रिवैल्यूएशन करोगे, तो सॉरी इंपेयरमेंट करोगे, इंपेयरमेंट में आपका 3 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, जिसमें से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ है 2 लाख का, और बाकी का P&L में सेट ऑफ होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, हालांकि ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कोई मॉड्यूल में नहीं है, बट बहुत इजी था क्वेश्चन AS 28। जिनको आता होगा उन्होंने डेफिनेटली थ्योरी क्वेश्चन चूज नहीं किया होगा, मुझे बताना कि आपने इनमें से कौन सा क्वेश्चन चूज किया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने चॉइस में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, कंसोलिडेशन छोड़ा क्या, या अमेलगमेशन छोड़ा, या कौन सा क्वेश्चन आपने चॉइस में छोड़ा, ठीक है। और मुझे यह भी बताइएगा कि इस वाले केस को लेकर आप कंफ्यूज हुए थे कि नहीं, अगर आपने ये ट्राई किया था तो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांच अकाउंट्स, बेटा डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन नंबर 1B। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 1B, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये कहां गया, हाँ हाँ सॉरी 1B, ये सॉरी मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, ये डिविडेंड वाला, सॉरी डिविडेंड, क्वेश्चन नंबर 1B ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1B हमने किया था। ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लगभग ऐसा क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या है सर, इसमें थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, और हम बताएंगे कि अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व विल बी मोस्ट मैक्सिमम 425। तो इसमें तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं, और ये भी क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक में है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है। फिर मैं बात करूं ब्रांच अकाउंट्स का, बहुत ही सिंपल निहायती, इसका मैंने आंसर निकाला नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन 201A सेम टू सेम, ये क्वेश्चन हमारा 201 के ए जैसा है, मैंने यहां पर शायद ब्रांच का नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं, तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 201A है, वो आपको मिल जाएगा। सो मैं आपको बताऊं पेपर में कौन सी चीज सबसे अच्छी थी, कौन सा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं बोलूंगा कि AS 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन, अमलगमेशन के 2 एडजस्टमेंट्स अच्छे थे, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला एडजस्टमेंट अच्छा था, पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और हमारी बुक में वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी है। फिर मैं बोलूंगा कि गुडविल कैपिटल रिजर्व वाला ये नया वाला क्वेश्चन ये अच्छा था, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा कि अच्छा था। 3 क्वेश्चन मतलब AS 25 7 मार्क्स का, फिर आपका गुडविल कैपिटल का 4 मार्क्स का, और अमेलगमेशन 14 मार्क्स में वो एक एडजस्टमेंट 2 मार्क मान लो, 3 मार्क मान लो, मतलब मोटा मोटी एक 14 मार्क्स का पेपर टफ था आउट ऑफ द 84 मार्क्स। टफ ना बोल के चैलेंजिंग था, टफ तो नहीं बोल सकते, चैलेंजिंग था। AS 25 डिट्टो सेम क्वेश्चन अपनी बुक में है और मॉड्यूल में भी है। तो बच्चों ये था आपका पेपर रिव्यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। इस अटेम्प्ट में कौन कौन से AS नहीं पूछे गए, आपके सामने पूरी लिस्ट है। AS 1 नहीं पूछा गया, 2 नहीं पूछा गया, 4 नहीं पूछा गया, 5 नहीं पूछा गया, अरे भाई 7 तो भर भर के पूछा गया, ठीक है। फिर 10 ठीक है 2 मार्क, 11 2 मार्क, 12 नहीं पूछा गया, 13 भर भर के पूछा गया बॉस 9 मार्क का। 15 नहीं आया, मुझे लगता है 15 इज गोइंग टू कम, पर हाँ ये भी है कि 15 सितंबर 24 और जनवरी 25 में 2 बार आ चुका है, ठीक है। 16 बॉस कर लो, 16 कर लो तुम, बस 16 आएगा, 17 कर लो, 18 MCQ में आएगा, कर लो, 19 ऑलरेडी MCQ में आ चुका है, अगले बार मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव में आएगा, 20 कर लो बेटा, कर लो पक्का, और 22 भी कर लो, ठीक है। 23 बॉस एसोसिएट के ऊपर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, AS 27 और AS 23 आना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद और तो ठीक है, AS 29 के ऊपर नहीं आया, इस बार हो सकता है आ जाए। सो गाइस दिस वाज द पेपर रिव्यू।
तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर में एमसीक्यू वाले मार्क्स आपको कितने आ सकते हैं, कौन सा ऑप्शन में आपने छोड़ा, ठीक है। अदर देन दैट सितंबर 25 एग्जाम्स अब आ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन है मुझे जरूर बताइएगा। मैंने भी कुछ प्लान करके रखा है, आपके लिए कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटेजी लाऊंगा। साथ ही साथ मैंने और रवि सर ने मिलकर एक हाउ टू गेट रैंक पर एक वीडियो बनाया है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए ऊपर, वो जरूर देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको मैं बस एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि बच्चों अगर आपको मेरी किताबें चाहिए, किताबों को हमने इस बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज किया है और बहुत ही क्रिस्पी बनाया है, तो वो किताबें अवेलेबल हैं, पूरा बुक सेट अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। और ये कंप्लीटली रिवाइज्ड बुक्स हैं, बिल्कुल अपडेटेड बुक्स हैं अगले 2 अटेम्प्ट के हिसाब से, ठीक है। सो आप इनको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इंडिविजुअल खाली खाली आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बुक चाहिए, चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बुक एडवांस अकाउंट्स की जाए और एएस का कॉन्सेप्ट बुक मतलब एएस टर्म, इनमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो आप वो परचेज कर सकते हो। आपको खाली खाली सिर्फ क्वेश्चन बैंक चाहिए, ओवरऑल क्वेश्चन बैंक चाहिए चैप्टर्स और एएस का मिलाकर, तो आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। आपको सिर्फ चैप्टर्स का चाहिए कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक, वो परचेज कर सकते हो। आपको एएस का सिर्फ कंटेंट ओनली एएस का चाहिए कंसेप्ट और क्वेश्चन बैंक, वो भी आप परचेज कर सकते हो। और चार्ट बुक भी आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज पूरा बुक सेट आपको अवेलेबल है मात्र ये वाले वैल्यू पर, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज पेपर रिव्यू। आई होप आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।